तो मतलब रूल ऑफ द इस पर जंगल ही है ना आप फिर फारूकी साहब, वहाँ पे मतलब कोई कानून तो है नहीं, ये सब ने अपने अपने बंदूकें ऐसे पकड़ी होती हैं जैसे ये किराने की दुकानों पे जाते हैं वहां से बंदूकें मिल जाती हैं, फिर जो करना है वो इनका राज है। देखिए, बड़ी बुनियादी बात ये है कि ये जो कुछ सामने आ रहा है इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ अब जो नई जो डेवलपमेंट हो रही है वो ये है कि वहाँ का सरदारी निज़ाम जो है वो इस केस के अंदर बहुत ज़्यादा इन हो गया और वो इसके अंदर उसकी मुदाखलत शुरू हो गई है। ये सरदारी निज़ाम जो है ये अब ये सैकड़ों सालों से आप ये कह सकते हैं सदियों से वहाँ पर रहा है और आज ये बात समझ आती है इस किस्म का जब भी कोई केस आएगा ये एक टेस्ट केस होगा। ये आपकी हुकूमत के लिए भी टेस्ट केस होगा, रियासत के लिए भी टेस्ट केस होगा कि इसमें अवाम को किस तरह से अपने रूल ऑफ लॉ को किस तरह से इंश्योर करते हैं। देखें, ये सारा वाक़या जितना भी है ना गज़ाल, इसमें जो मर्जी बातें आती जाएं उसके आप ये समझें कि अच्छा जी अब तो कहानी पलट गई, अब तो ये नई बात सामने आ गई। वो खातून और मर्द के दरमियान पहले से एक ताल्लुक था, जायज़ था नाजायज़ था, हमें किसी के पर्सनल कंडक्ट के ऊपर यहाँ पर बैठ कर बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना ही मेरा ये राइट है ये बात करना। वो जिस किस्म के ये बातें सामने आ रही हैं कि उनका ताल्लुक है, ये अल्लाह ताला के पास है मामला, वो उसका नो वन टू जज, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात जो दुनियावी तौर पर उसके लिए मुल्क के अंदर कानून मौजूद है, बिल्कुल है, ये एक रियासत है भाई, एक एस्टेब्लिश्ड स्टेट है, इसके अंदर आइन है और उसकी रोशनी में कवानीन बने हुए। ये अगर कोई जुर्म कर रहे थे तो उसके लिए तरीका ये था कि अदालत का रास्ता इख्तियार किया जाता है, कानून का रास्ता इख्तियार किया जाता, उन्हें कानून के दायरे में लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती। लेकिन ये खुद से अपनी अदालत लगाकर उन्हें सजा दे देना कोई, ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ये एक सरासर एक गैर आईनी इक़दाम है। हमें सिर्फ ये देखना है कि दो जो हैं, अगर आप उस खातून और मर्द के भी किसी जुर्म की बात करते हैं तो चले मान लिए एक वक्त में मान लिया कि वो भी एक जुर्म था, लेकिन उसके बाद एक बड़ा जुर्म एक और सरदर्द हुआ है, वो खून हुआ है, 2 लोगों का खून हुआ है। और फारूकी साहब आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो सारा कारोकारी की जो रस्म है ना, ये जो पनिशमेंट वाला इनका जो रिचुअल है, ये इसमें एक्चुअली करते ये हैं कि मर्द को ये चाकू से उसका गला काटते हैं और पेट काटते हैं, और जो औरत होती है उसका गला दबाया जाता है। ये सारा इनका ये रिचुअल है। तो इसलिए उसने कहा ना कि गोली मारने की। और आतिफ साहब अगर आप हमें सुन रहे हैं तो क्या मैं सही कह रहा हूँ, ऐसे ही होता है? जी बिल्कुल, ज्यादातर यही देखा गया है कि या तो सर गोलियां मार के जो है वो कत्ल किया जाता है या गला काट दिया जाता है। इस तरह की जो है वो हमेशा देखा जाता है, इस तरह के वाकयात में इस तरह की जो है ना, मतलब जो आला कत्ल होता है वो इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। अब ना मेरा इसमें कंसर्न ये है कि फारूकी साहब शायद आप भी अग्री करें मेरी इस बात से कि ये एक अकेला वाकया जिसने इतनी हाइप पकड़ी, ऐसे सोचें कितने दर्जनों सैकड़ों और वाकयात होंगे जो हमारे तक नहीं पहुंचते और रोज वहां पे ऐसे पेश आते होंगे। बिल्कुल, 2024 में भी जो औरत फाउंडेशन की रिपोर्ट छपी है उसमें मेरा ख्याल है कि 20 से ज्यादा औरतें जो हैं वो 1 साल के अंदर ऑनर किलिंग का शिकार हुई हैं। ये गैरत के नाम पे कत्ल करना कौन सा गैरत का काम है? ये बात मामला फिर वही है ना कि फैसला किसने करना है, क्या रियासत के बनाए हुए इदारे ने और उसके सिस्टम ने हरकत में आना है, उसने फैसला करना है, या लोगों के इंडिविजुअल सिस्टम जो मौजूद हैं स्टेट विद इन स्टेट जो बनाई हुई हैं, या वहाँ पर फैसला होना है। तो ये अगर इसको मान लिया जाए, अगर देखें ना ये जो सरदार साहिबान हैं वो कूद कर इसके अंदर आ गए हैं, अब हमारे यहाँ हमारी देखें कि हमारे पास चॉइस क्या है, हमारे हालात क्या हैं कि ये सरदार ऑफ सरावान जो हैं, सरदार असलम रईसानी, ये इस सूबे के हुक्मरान रहे हैं। वो डिग्री तो डिग्री होती है, वो वाला आपने सुना हुआ है ना, ये उन्हीं का ये एक मकूला है। तो असली ये डिग्री तो डिग्री होती है। हाँ, अच्छा, अब ये सरदार लोग जो हैं ये सैकड़ों सालों से ये इनके ऊपर मुसल्लत हैं। बलोचिस्तान के अंदर आप बुलाएं ना ज़रा उन लोगों को, वो जो बलोचिस्तान के हकूक़ की जो मुहिम चला रहे हैं, जो इस्लामाबाद में आकर चढ़ाई करते हैं और जो इधर उधर जाते हैं बोलते हैं, उनसे पूछें कि बलोचिस्तान की ये जो बदहाली है, वहाँ पर डेवलपमेंट का ना होना, उसकी तरक्की ना, उसके पीछे कौन रुकावट कौन है। ठीक है, अब यहाँ पर ये अगर कानून की अमलदारी के लिए रियासत ने काम शुरू किया है तो ये सरदार सामने आ गए हैं। इलेक्शन से पहले जो हमारे वजीर आज़म रहे थे वो भी तो बलोचिस्तान से ही थे, तकरीबन 1 साल रहे हैं वो। नहीं, वहाँ पर बड़े अच्छे इनलाइटेंड लोग भी हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन सारा होल जो असल है वो, लेकिन होल जो है वो इन्हीं लोगों का है। अच्छा, अब ये है कि वो लोग जो हैं, जैसे मैंने उनसे पूछा भी कि जब पुलिस गई है वहाँ पर उनको गिरफ्तार करने के लिए लोगों को, तो वहाँ से आगे पथराव भी हुआ, ये सुना है, पथराव हुआ है, उन्होंने मुज़ाहमत की लोगों ने, मतलब वही है ना। और उन लोगों ने जो वहाँ पर थे, एक लिहाज से उनमें से
मैं सबका नहीं कहूँगा, लेकिन बड़ी तादाद लोगों की जो है वो उसने इस सिस्टम को एक्सेप्ट किया है, यानी इस जुल्म के, इस जबर के सिस्टम को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये उसमें है बस चुके हुए हैं ना, ठीक है उनके तो ना। अच्छा, अब वो लोग जो हैं, जैसे आपने कहा कि जिस सरदार साहब को पकड़ा है शेरबाज को, और उसकी वो कहा जा रहा है कि इन्होंने फैसला नहीं सुनाया, बचाने की कोशिश हो रही है, तो वो एक सरदारी निज़ाम के अंदर वो एक आप ये समझें कि स्लेव्स हैं नीचे बैठे हुए, गुलाम हैं। ये सरदारी निज़ाम जो था, इसको 1976 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ख़त्म करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया, और जब उन्होंने इसे ख़त्म किया और उससे ख़त्म करके बलूचिस्तान में कोयटा में जाकर उन्होंने इसका जलसा किया, तो बहुत बड़ा जलसा था। जब जलसा किया तो उसके अंदर उन्होंने जब अनाउंसमेंट की तो उसी वक्त जलसागाह के बाहर एक बम ब्लास्ट हुआ। ये बिल्कुल, ये इसको इतना आसानी से ये वाला सिस्टम खत्म नहीं होगा। लेकिन मैं आतिफ साहब को एक दफ़ा फिर से एंगेज करना चाहूँगा। आतिफ साहब, ये कारोकारी की हम जो बात कर रहे थे, इसमें बेशतर सूबों में ये भी देखा जाता है, फॉर एग्जांपल सिंध में भी, कि जिधर ये कारोकारी के लोग दफन होते हैं, जिधर उनकी तदफीन होती है, उन कब्रिस्तानों को फ्लैट आउट कर दिया जाता है। क्या बलूचिस्तान में भी इस तरह होता है कि इनकी कोई फातह ख्वानी नहीं होती, इनके जनाजा नहीं पढ़ने दिया जाता? क्या ये सारा माजरा होता है? जी देखें, इस हवाले से क्योंकि ये दूर दराज के इलाके होते हैं तो वाक़यात तो होते हैं इसमें, लेकिन इस तरह की इत्तलात आती रहती हैं। लेकिन कबायली सतह पर इस चीज़ की काफ़ी जो है ममानियत है, नमाज जनाजा ना पढ़ना या इस तरीके से, क्योंकि एक शरई पहलू है। शरई पहलू में अगर नमाज जनाजा ना पढ़ा जाए तो लाजमी बात है कि फिर वो दूसरा रुख जो इस तरह के वाक़यात हैं, वो फिर दूसरा रुख जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। अमूमन यही देखा गया है कि मारने के बाद जो है वो जो डेड बॉडीज हैं वो बाकायदा हॉस्पिटल में लाई जाती हैं, और उनकी जो है बाकायदा ज़ाब्ते की कार्रवाई होती है, वो फिर बाकायदा हैंड ओवर किया जाता है। अच्छा, तो इन दोनों की तदफीन इनके अपने अपने इलाके में की गई है? जी, ये बानो और एहसानुल्लाह की तदफीन इनके अपने अपने इलाके में की गई है? जी, ये इलाका है जो डिगारी का इलाका है, डिगारी का मुख्तलिफ कब्रिस्तान, ये जो बानो हैं इनकी तदफीन जो गोल्ड माइन कब्रिस्तान है वहाँ पे की गई, जबकि एहसानुल्लाह समलानी की तदफीन जो है वो अपने इलाके में की गई। इतलात ये आ रही है कि दोनों को जो है बाकायदा नमाज जनाजा पढ़ने के बाद इनके अपने अपने कबीले में इनकी तदफीन हुई, प्रॉपर जनाजा पढ़ाया गया? या बिल्कुल नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद जो बाकायदा इस्लामी, ठीक है। और लड़के की फैमिली से कोई अभी तक सामने है? नहीं, अभी तक लड़के की फैमिली से जो है वो कोई भी सामने नहीं आया है, और जो लोग इसमें नामजद हैं उनमें जो है लड़के के फैमिली वाले भी शामिल हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अभी तक सिर्फ 8 लोग जो है वो इसमें लोग जो है वो मालूम है, और जो वीडियो में बाकायदा नजर आ रहे हैं उनमें से कोई लड़के के कबीले से था? अभी तक नहीं, अभी तक लड़के के कबीले से किसी की जो है वो गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है, और ना ही लड़की की फैमिली से जो अभी तक कोई सामने आया है। अब तक जो मेन लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है उनमें सरदार शेरबाज सादक रही हैं, जिनको अभी तक इल्जाम की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है, जबकि जो लड़की का कजन है जिसे आज गिरफ्तार किया गया है, बशीर अहमद, वो बाकायदा वीडियो में नजर आ रहा है फायरिंग करता हुआ, उसको जो है गिरफ्तार किया गया है। बल्कि 14 से 15 जो इसमें मुल्जिमान हैं वो अभी तक नामालूम हैं। यानी ये जो पहले हमें ये बात बताई जा रही थी कि लड़की का सगा भाई था जिसने गोलियां चलाई, वो सगा भाई नहीं था, कजन था। लड़की का सगा भाई भी इस केस में इन्वॉल्व है, जिसका नाम जलाल है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी जो है वो छापे मारे जा रहे हैं, वो भी बाकायदा वीडियो में नजर आ रहा है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी जो है वो अभी तक अमल में नहीं आई है। चलें, ठीक है आतिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया। अपना ख्याल रखिएगा। फारूकी साहब, ये काफ़ी अगेन उसी पहलू पे मैं आना चाहूँगा कि ऐसे वाक़यात हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा होते हैं। बलूचिस्तान में अच्छे खासे होते हैं, सिंध में होते हैं, पंजाब में होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में होते हैं, कहाँ नहीं होते? I mean, आपको कौन ये हक देता है कि आप गैरत के नाम पर किसी और ने जो भी, चलो अपने पर्सनल स्पेस में जो भी हरकतें करे वो, आप उस पर जाके उसकी जान ले लो? आप खुद को खुदा समझ रहे हो? मतलब अगर ऐसे है तो गैरत के नाम पर आप कत्ल कर रहे हो, तो आपसे बेगैरत मेरे ख्याल में कोई नहीं है। देखिए, ये वही बात है ना जो हम पहले कह रहे थे कि ये स्टेट विद इन स्टेट वाली बात है, और ये ऐसा सिस्टम चलता नहीं है। आपको फैसला करना होगा कि क्या स्टेट ने जो है अपना वजूद को बनवाना है, क्या अपनी रिट इस्टेब्लिश करनी है। अगर अपनी रिट इस्टेब्लिश करनी है तो ये छोटी छोटी जो स्टेट्स जो बनी हुई हैं इनको ख़त्म करना होगा। यही मैंने कहा था कि 1976 के अंदर ये सरदारी निज़ाम जो है ख़त्म किया गया था। थोड़ा सा आपको ये बताऊँ मैं चंद लाइनों में, सरदारी निज़ाम जो है ये बड़ा ही सख्त किस्म का एक शिकंजा है वहाँ पर ना, और एक ऐसा मजबूत सिस्टम है उनका कि हर सरदार जो है वो अपने अपने
कबीले का, अपने ट्राइब का आप समझे कि खुदा है। हाँ, और उसके लिए लफ्ज़ बोला जाता है ला शरीक। अस्तगफिरुल्लाह। सरदार के लिए ला शरीक का लफ्ज़ बोला जाता है, ठीक है। और वो उसकी बात जो है वो हरफ आखिर है। वो और देख भी रहे ऐसे हाँ, वाक़यात और इनके लिए और इनमें ये चलता ये था कि जितना भी नीचे उनके मज़ारीन हैं या वो जो भी काम करते हैं उनमें पैदावार का छठा हिस्सा जो है वो सरदार को जाता है। ये उसका एक सिस्टम है। तो फिर एक और चीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, जैसे पूरे पाकिस्तान में जब भी कोई ऐसा वाक़या पेश आता है जिधर कोई एक पावरफुल आइडेंटिटी इन्वॉल्व होती है, तो फिर हम देखते हैं कि यार कि वो जी सुलह सफाई हो गई है, माफ़ी तलाफ़ी हो गई है, तो इधर भी कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, यहाँ पर सुलह सफाई वही है ना, है नहीं ओके, माड़ेदा की जोर, ठीक है। यहाँ पर ये सारे कमज़ोर लोग हैं, तो यहाँ पर केस के खिलाफ कौन खड़ा होगा? केस में उनके खिलाफ कौन खड़ा होगा? ये जो कोशिश जो हो रही है डीएचए जैसे इलाकों में जिनकी वीडियोस वायरल होती हैं, यहाँ पर लोग जो हैं वो दबाव में आकर बैठ जाते हैं, तो वो तो फिर बाकायदा एक कबायली निज़ाम है जिसमें वो उनके बिल्कुल गुलाम की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं और उनके बिल्कुल उन्हीं के हाथों में उनके फैसले होते हैं। तो एक सरदार को जब पकड़ेंगे तो मुझे तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं नज़र आता कि वो उसका कोई ट्रायल ये कर सकेंगे। कभी भी नहीं कर सकते। ये मेरा जो सवाल है, ये मेरा जो खदशा है, इसको आप एक चैलेंज के तौर पर भी ले सकते हैं। और जैसे इसी को एक टेस्ट केस भी कहा जा सकता है हुकूमत का, कि हुकूमत साबित करे कि उसके लिए कोई भी नो गो एरिया नहीं है, कोई शख्स ऐसा नहीं है जो रियासत से बालातर हो, जो कानून से बालातर हो और उस तक किसी की रसाई ना हो, पहुँच ना हो। ये केस जो है, देखें इस तरह के और भी वाक़यात होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कोई भी वाक़या जब सरफेस पे आ जाता है और इस तरह से आता है तो वो फिर एक इशू बनाता है। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें अगर हुकूमत अच्छी तरह से इसको हैंडल करे और इन लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए जिन्होंने ये बेईमाना कत्ल किया है, तो ये एक आप ये समझें कि सोसाइटी की तब्दीली का एक, जिसे कहें कि एक पेशखैमा हो सकता है, एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। बिल्कुल। और फारूकी साहब, जिस तरह ये जो लोग इस पूरी वारदात में मुलव्वस थे, उन्होंने बाकायदा वीडियो ली, फिर उसको अपलोड किया, क्यों? ताकि वो लोगों में वो केओस और वो टेरर फैलाना चाहते थे ना, दहशत, कि ये देखें आपके साथ ऐसे होगा अगर आपने कुछ भी इस तरह का किया। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए ना कि वो इनको ऐसी सजाएं दे जो वो एक एग्जाम्पल सेट करें, इबरत का निशान बनाए उनको बाकी सब के लिए जो ऐसी हरकतें करते हैं। अब ये जो सरदार हैं, ये इनफेक्ट अब ये कोशिश ये करेंगे ना कि इस वक्त बलूचिस्तान के जो हालात हैं उसका फ़ायदा मज़ीद उठाया जाए। अब ये बहुत से सरदार तो ऐसे हैं जिनकी सरदारी, सच्ची बात तो ये है कि पिछली कई हुकूमतें जो हैं ये उनकी छत्र छाया में रहे हैं। ये सारे सरदार लोग जो हैं, करने के लिए, और पहले के सरदारों की वजह से मैं यही तो कह रहा हूँ ना, ये सरदार लोग जो हैं ये हमेशा हुकूमतों, साबका हुकूमतों की छत्र छाया में रहे हैं। आप असेंबली उठाकर देख लें, उसमें जितने भी लोग इलेक्ट होते हैं उनमें ये मोर देन 60% ये सरदार ही होते हैं। और चंद एक सरदारों की वजह से, लेट मी क्लैरिफाई, नॉट ऑल द सरदार्स आर द सेम। नहीं, सारे नहीं, सबकी बात नहीं करता, लेकिन मोस्टली ऐसे ही है। ताकत है ना, जब ताकत आपको मिल जाती है तो फिर आप अपने आप को फिर वो ये लोग खुदा समझते हैं। फारूकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज की एपिसोड देखने का। जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, उनके खा जो भी मामलात रहे हों, ये हक किसी को नहीं था, ना है, ना होगा कि वो जाकर किसी की जान ले ले। एक प्रॉपर सिस्टम होता है, एक प्रॉपर लॉ होता है। आपको कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, और जो ऐसे करता है, गैरत के नाम पर कत्ल करता है, सबसे बड़ा सवालिया निशान तो उनकी गैरत को लेकर पैदा होता है। जो खुदा की ज़मीन पर खुदा बनता फिरता है, उसको क़यामत के रोज़ से डरना चाहिए और वक्त के साथ साथ खुद को ठीक कर लेना चाहिए।